यस मैम। प्रार्थना कर लीजिए, देन यू स्टार्ट। यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। यस यस, इट्स वेरी मच विजिबल। मैम स्टार्ट करूँ? Yeah, you can make the presentation full screen. नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायणम नमो लोय सव्वसाउणम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनी मंगलानंच सव्यसिन परमम हवे मंगल। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही मेरी अच्छा अमित वैद है, और आपका टॉपिक बोल दीजिए। मेरी प्रस्तुति का विषय है काल चक्र। तो चलिए देखते हैं इस काल चक्र के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के अनुसार काल चक्र का क्या अर्थ होता है ये जानते हैं। जैन आगमों में जब भी भूगोल की बात आती है तो काल चक्र की बात जरूर आती है। जैन सिद्धांत के अनुसार हम लोक के मध्य भाग में अढ़ई द्वीप में रहते हैं। और अढ़ई द्वीप में 15 कर्म भूमि है, जैसे कि हम जानते हैं। 5 भरत क्षेत्र है, 5 एरावत क्षेत्र है और 5 महाविदेश क्षेत्र है। और हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत और एरावत क्षेत्र में समय का एक चक्र चलता है जिसे हम काल चक्र कहते हैं। एक कथन आता है, जीवादि दव्वानम परिवर्तन कारणम हवे काले। इसका मतलब यह है कि जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का कारण काल द्रव्य होता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे जब हम पैदा हुए तब हम एक बाल अवस्था में थे। धीरे धीरे जैसे हम मतलब बढ़ते गए, फिर हम एक अडल्ट मतलब एक टीनेजर के इसमें आए। फिर जैसे और बड़े होते गए, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो वर्तना हो रही है, ये सभी चीज काल के कारण हो रही है। परमात्मा कहते हैं कि अनादिकाल से समय चला आ रहा है। इसका इसका कोई आदि नहीं है, ना ही कोई अंत है। जैसे कि जैसे 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीव और काल। तो जैसे धर्मास्तिकाय हमें मतलब चलने में सहायक होता है, उसमें निमित्त बनता है। अधर्मास्तिकाय हमें एक जगह स्थित होने में सहायक देता है। वैसे ही आकाशास्तिकाय हमें जगह देता है। मतलब जैसे अभी हम बैठे हैं, तो ये हम हम बैठ इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आकाश आस्तिकाय यहाँ पे मौजूद है, उसी के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं। वैसे ही जैसे अभी हम हमारा विषय है काल चक्र। तो काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों के परिवर्तन का कारण, और या परिवर्तन या जो भी वर्तना होती है उन सभी में वो निमित्त होता है और सहायक होता है। अब देखते हैं काल चक्र जो हमारा विषय है। तो काल चक्र 2 भागों में विभाजित है। पहला है उत्सर्पणी काल और दूसरा है अवसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी काल सॉरी अवसर्पणी काल यह हास का काल है। मतलब इसमें निरंतर कमी आती जाती है हर चीज में। उत्सर्पणी काल के दौरान जैसे कि आयुष्य है, अवधाना है। अवधाना मतलब हमारी हाइट, पुण्य है, बल है, बुद्धि है, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये सभी चीज सर्वोत्तम स्थिति से निकृष्टम स्थिति की ओर जाती है। मतलब बेस्ट कंडीशन से लेके वर्स्ट कंडीशन की ओर जाती है। और अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। वैसे ही उत्सर्पिणी काल इसका उल्टा है। जैसे यह काल मतलब उत्थान का काल बोलते हैं उत्सर्पिणी काल को। इस काल में हमेशा विकास देखा जाता है। इसमें भी जैसे आयुष्य है, अवधाना है, बल है, बुद्धि है, गंध, रस, वर्ण, स्पर्श, जितनी भी ये सब चीजें, ये सभी चीज मतलब निकृष्टम स्थिति से सर्वोत्तम स्थिति की ओर जाती है। मतलब यहाँ वर्स्ट कंडीशन से लेके बेस्ट कंडीशन की ओर जाती है। उत्सर्पिणी काल 10, ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। और ये दोनों को मिला के एक काल चक्र बनता है। जो काल चक्र एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। इसे और विस्तार से देखते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, 12 आरे का एक काल चक्र होता है। मतलब एक अवसर्पिणी काल में 6 आरे होते हैं, और दूसरे मतलब दूसरा जो मतलब उत्सर्पिणी काल है उसमें 6 आरे होते हैं। इसको अगर एक इजी एग्जाम्पल से समझना है ना, जैसे घड़ी होती है हमारी, तो 12 से 6 अवसर्पिणी काल और 6 से 12 उत्सर्पिणी काल।
मतलब अगर एक इजी इसमें समझना है कि कैसा रहता है उसका वो वैसा। अब जैसे एक चार्ट बनाया है मैंने कि अवसर्पिणी काल में छह छह आरे, मतलब अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल दोनों छह आरों में डिवाइडेड है। तो पहला आरा है उसका नाम मतलब पहला आरा जो होता है अवसर्पिणी काल का वो सुक्खम सुक्खम काल का है, जो चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। मतलब मेरे को जितना आइडिया है मैंने मतलब सर्च किया है कि एक मतलब सागरोपम का मेजरमेंट या जो नाप अपन बोलते हैं कि 10 करोड़, 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ वो होता है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। वैसे ही जैसे दूसरा आरा अवसर्पिणी काल का सुक्खम नाम से है, जो तीन कोड़ा उसका कोड़ी एग्जैक्ट सागरोपम। किया है, सागरोपम का कैलकुलेशन कैसे दिया है मैम शास्त्रों में? मतलब उस एक्चुअली वो नहीं देखा था मैम मैंने, मारेसा से पूछा था तो उन्होंने बताया कि 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल्स टू एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम होता है। तो हाँ वो एक पर बार मेरे को हाँ, उसका भी कैलकुलेशन वैसे नहीं कर सकते, मतलब उसका भी काउंटिंग, हाँ वैसे जैसे हाँ महाराज ने मतलब बोला वो हाँ, होता है, पर वो फिगर हाँ हमें नहीं मिलेगा, तो उसको और भी नहीं इजी मिलेगा वे हाँ। से समझने के लिए हमको ये ये एक भी ऐसा नोट। समझने के लिए कि किसी को बताना है कि मतलब नंबर्स में कैलकुलेशन कैसा होता है, तो इसलिए ठीक है ना, हम इसका मैं एक बार देख के फिर बताऊंगी। हाँ, फिर जैसे जो बारह तीसरा किलोमीटर का एक खड्डा बनाया, हाँ 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर लंबा। ल, लंबा, हाँ तो उसमें उसमें जो चक्रवर्ती। नवजात शिशु होते हैं ना, जस्ट बॉर्न बेबीज, यूं हाँ लिख के कहो, तो उसके जो बाल होते हैं ना एकदम सॉफ्ट होते, एकदम सूक्ष्म होते हैं। उस बाल को ऐसे काटो कि वापस वो काट ना पाओ, मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट बाल, अच्छा। वैसे बाल को हम्म लेके पूरा खड्डा भर दो। खड्डा ऐसे हम्म भरो कि एकदम जमीन के जैसे ही लगे। लैंड है ना बाजू में, उसके खत्म हाँ होते ही तो वो लैंड एक समान कैसे हो जाती है, उतना खींचो खींच ठास ठास के उसको दबा दबा के भरना है। तो उसके ऊपर से एक पूरी सैन्य चली जाएगी ना, तो भी पता नहीं चलेगा कि उन लोगों की यहाँ 12 किलोमीटर का खड्डा था। मतलब उतना उसको स्टफ कर देना है। फिर उसमें से एक जो बाल है ना वो निकालना है। हम्म दूसरा बाल 100 साल के बाद निकालना है, आफ्टर 100 years। 100 तो years। जब सोचो कि वो पूरा खड्डा कब खत्म होगा, जब वो खत्म होगा ना तब एक साल रोपण होगा। एक इतने साल सागरोपम लगे। सिर्फ। वो कैलकुलेशन है, आगम में वही दिया हुआ। मैम हाँ वो जो खड्डा होता है वो 1 योजन जितना बड़ा होता है क्या मैम? 12 किलोमीटर मतलब एक योजन। यस। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? ओके। हाँ मैम आ रही है। हाँ, आ रही है। नेटवर्क इश्यू नहीं है ना कुछ? हाँ, नहीं नहीं। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ तीसरा आरा है वो सुखम दुखम नाम से है, जो दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। चौथा आरा मतलब महाविद्या क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा ही चलता है, जो दुखम सुखम नाम से होता है। वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष घटा दो तो वो चौथा आरा होता है। पांचवा आरा जो जिसमें हम अभी रह रहे हैं या जो आरा अभी चल रहा है वो दुखम नाम से है, जो 21,000 वर्ष का होता है। और जो छठा आरा है वो दुखम दुखम नाम से जो अब आने वाला है, मतलब पांचवें आरे का जो छठा आरा है वो भी 21,000 वर्ष का ही होता है। तो आपने चौथे उत्सर्प आरे के निकाल। बारे में क्या बोला? सॉरी मैम। चौथे आरे के बारे में क्या बोला? चौथे आरे का चौ कितना टाइम होता है? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 कम कर दो तो। हाँ, और वो 42,000 तीसरे दूसरे फिफ्थ और सिक्स में डिवाइड होता है। हाँ फिफ्थ और सिक्स में डिवाइड होता है वो, तो वैसे जो दस 21,000। 10 कोड़ा कोड़ी साइक्लोपम्प का हाफ टाइम साइकिल हाँ होता है। हाँ और ये सारी डिटेल वो आपने अगले पिक्चर दिखाया ना, उसमें सारी डिटेल्स है। हाँ नहीं मैम वो एक्चुअली मैं बोली उसमें अगर दिखेगा नहीं तो फिर इसीलिए अलग से उसका चार्ट बनाया था। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा है। पर उसमें और भी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आती है। हाँ, नेक्स्ट। तो अब पहला आ रहा असर्पणी काल का। तो पहला आ रहा है जो यह परम सुख का समय, मतलब बहुत बहुत सुख होता है इस आरे में। इस काल के दौरान लोग बहुत लंबे होते हैं और इनकी आयु भी है वो भी बहुत लंबे समय तक होती है। जैसे यहाँ इस आरे में आयु 3 पल्योपम की होती है। बच्चे बच्चे यहाँ पे जुड़वा रूप में पैदा होते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की, और इन्हें युगलिक कहा जाता है।
और लोगों की यहाँ जितनी भी जरूरतें होती है वो 10 प्रकार के अलग अलग कल्प वृक्ष होते हैं। उन सबसे वो जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं या जो भी जरूरतें हैं वो इन सब चीजों से वो प्राप्त करते हैं। जो ये कल्प वृक्ष है या जो पेड़ है ये उन लोगों को मतलब रहने के लिए जगह, कपड़े, मकान, अच्छा भोजन हो या फिर मेवा हो, मिठाई हो, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं सब ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उनको प्रदान करते हैं और उनसे वो प्राप्त करते हैं। यहाँ तो ना ये ही सारे कोई कल्पवृक्ष मतलब। के नाम भी दिए गए हैं, मातांग हाँ मैम करके। दिए है, मैंने कवर नहीं किया नहीं, है। अभी तो कोई बात नहीं है, पर आप लोग को अच्छा ओके। एग्जाम में वो सारे नाम और उसमें से क्या चीज प्राप्त होती है वो भी लिखना पड़ेगा, अगर आपको पहले काल चक्र के बारे में पूछा गया। ये आप लोग का अभी रिवीजन चल रहा है, अभी आप लोग की टेस्ट आएगी उसमें भी काल चक्र का टॉपिक है, तो सब लोग साथ में याद करते रहो। हाँ कंटिन्यू। यहाँ पे कोई भी प्रकार की हत्या या फिर अपराध, कोई भी बुराई नहीं होती है। और जैसे इस सारे में मनुष्य की अवधारणा मतलब शरीर क्यों की नहीं अवधारणा होती मतलब है? हाइट 3 कोस की। सॉरी। बुराइयां और चोरी सब क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैम यहाँ जैसे इसको ना अकर्म भूमि बोलते हैं। यहाँ पे धर्म नहीं है और इतना पुण्य का उपार्जन होता है इन लोग का कि मतलब कोई प्रकार का जो ये अपराध है या ये कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इतना पुण्य क्यों नहीं होता मतलब है? इतने भोले होते। हाँ। क्यों नहीं होता है, वही मैं पूछ रही हूँ। मैम मेरे को जितना पता है कि मैम इतना पुण्य है और कि उस कारण शायद। कोई अपराध इतना क्यों करता अबंडेंस है? है। सरल मन के होते हैं। क्योंकि बंध ही सरल कुछ मतलब रहता ये है। कर्म बंधन ही कुछ नहीं करते तो। अपराध सब क्यों सरल एग्जैक्टली। करते मन हैं के लोग? होते हैं। जब सब कुछ वही है मैम वो तो फिर दो चोरी बार क्या बोली करनी? आवाज है। अभी आपको सब कुछ अबंडेंस कल्प में। वृक्ष से मिल ही रहा है, तो व्हाई यू विल डू एनी चोरी? हाँ। आप किसी को डिसऑनेस्ट सब। भी नहीं करोगे, कुछ भी। आपके पास है, सब कुछ है, जब किसी के पास कुछ नहीं है तो दूसरे से छीनने की कोशिश करता है। जब जिसकी जो हाँ जरूरत है वो पूरी नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है, when it is not वो ही तो। satisfied or when you want something more what than what you have, तो आप लोग हम्म। डिसऑनेस्टी करते हो, सिर्फ किसी को चीट करते हो या कुछ भी अपराध करते हो। पर यहाँ पे तो सब कुछ सबके पास है, तो कुछ करने का कारण ही नहीं है। जो कुछ भी कारण चाहिए, नहीं। वो कल्पवृक्ष भी इतने 10 टाइप के हैं और इतने सारे हैं, तो कहीं से भी जो भी हाँ। चाहिए वो सारा मिल जाएगा, तो देर इज नो नीड ऑल्सो। तो नो। वहां पे इसीलिए कुछ होता ही नहीं, और उन लोग का नीड भी बहुत कम है, खाना भी कितना खाते हैं, एक हाँ। छोटे गोवा के जैसे 3 दिन के गैप में खाते हैं, तो 3 दिन तक चल। हम लोग भी देखो खाना कितना होता है ना था। तो नीड भी बहुत कम थी और सारी चीजें इजीली अवेलेबल थी, ऑल द टाइम इट वाज देयर, तो इसीलिए वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा लॉजिकली हमको सोचना पड़ता है। कंटिन्यू। हाँ। वे हर तीसरे दिन अपना भोजन मतलब अपना आहार वो ग्रहण करते हैं। ऐसा ग्रंथकार कहते हैं कि जो इनके आहार मतलब आहार है वो अरहर मतलब तुअर के दाने बराबर वो आहार करते हैं। मतलब उतना ही बस वो एक दाना मतलब आहार लेते हैं और उतने में उनका पेट भर जाता है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ फूड है उस टाइम और आज अगर अपन कंपेयर करेंगे अब आने वाले समय में भी, पहले जैसे आप लोग के टाइम में या हमारे दादा दादी लोग के टाइम में जो क्वालिटी ऑफ फूड था वो अब अवेलेबल नहीं है हम लोग को। तो वही मतलब धीरे धीरे हर चीज डिटोरिएट हो रही है धीरे धीरे। और इस सारे में मनुष्य की जो शरीर की अवधारणा है वो 3 कोस तक होती है। और प्रथम आर्य में मनुष्यों के शरीर में 256 पसलियां मतलब रिब्स उतनी होती थी। वे वज्र ऋषभ नारद संगहन तथा सम चतुरस्र संस्थान के धारक होते हैं। वज्र ऋषभ नारद संगहन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा संगहन है कि मतलब जो अपने शरीर की मजबूती होती है उसका एक ढांचा मतलब इस संस्थान में शरीर की जितनी भी शक्ति है या फिर सहन करने की शक्ति बोल लो या कोई भी चीज को मतलब कोई भी चीज भोगने की शक्ति वो इतनी सर्वोत्तम स्थिति की होती है। मतलब सर्व जो सबसे बेस्ट होता है बोलते हैं अपन, वो इस वज्र ऋषभ नारद संगम का होता है। और मोक्ष जाने के लिए ये वज्र ऋषभ नारद संगम का उदय हमेशा होता ही होता है। जो भी मोक्ष जाते हैं जो भी मतलब जो भी आत्मा उनका ये होता है।
और समचतुरस्र संस्थान का मतलब ये होता है कि जैसे अपन बैठे हैं पालकी मार के, तो लेफ्ट घुटने से लेके राइट शोल्डर तक, और राइट घुटने से लेके लेफ्ट शोल्डर तक, और दोनों घुटने, इनका जो माप अपन लेंगे वो एकदम बरोबर आएगा। मतलब ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर की इतना परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि आपको कोई भी प्रकार की जैसे धर्म क्रिया करनी है या कोई भी चीज, बोलो धर्म क्रिया भी और बाकी कोई भी चीज, तो मतलब इतना परफेक्ट होता है, तो वो इस समचतुरस्र संस्थान के धारक होते हैं। जैसे कि कोमल जी ने बोला कि ये बहुत ज्यादा सरल होते हैं और बहुत सुंदर, मतलब महारूपवान होते हैं। यहाँ पे उस समय मिट्टी का जो स्वाद भी है ना, वो मिश्री के समान होता है वहां पे पहले आरे में। और यहाँ पे युगल के माता पिता, मतलब युगल जो भी युगलिक होते हैं उन सबके माता पिता को जब इनकी मृत्यु की बारी आती है, तो एक जन को उसमें से छींक आती है और दूसरे जन को उबासी आती है, तब वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और नियमा है कि ये जो युगलिक है वो देव गति में ही जाते हैं। एक एक्सेप्शन है जो नरक गति में गए हैं, क्योंकि देव ने उन्हें कर्म भूमि में लाके मतलब पटक दिया था या ला दिया था ऐसा बोले, तो वो एक बस एक्सेप्शन है जो नरक गति में गए हैं युगलिक, क्योंकि वो कर्म भूमि में आए हैं तो पुरुषार्थ करना तो जरूरी है, क्योंकि ये तो अकर्म भूमि है। तो इसीलिए वो बस एक एक्सेप्शन है। और ये मतलब मर के ये मनुष्य गति ही जाते हैं। और बोलते हैं कि जितनी आयुष्य इनकी मनुष्य गति में होती है उससे कुछ कम आयु इनकी देव गति में होती है। अब जो मैंने 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए हैं उसका वर्णन यहाँ दिया है। तो पहला कल्प वृक्ष है मतंग वृक्ष। मतंग वृक्ष मतलब इससे मधुर फल प्राप्त होते हैं, मतलब फ्रूट्स जो बहुत ही, मतलब क्या पता शायद हम भी कभी जन्मे हो उसमें, मतलब इतने कि यहाँ कहीं कहीं नहीं मिल सकते, इतने मधुर फल होते हैं। दूसरा है भिंगा वृक्ष। भिंगा वृक्ष मतलब सुवर्ण रत्न, मतलब जो जेम्स वगैरह होते हैं वो सब प्राप्त होते हैं उनको उस वृक्ष से। तीसरा है तुड़ियंगा वृक्ष। इससे 49 प्रकार के मनोहर वाद्ययंत्र, मतलब जो संगीत में इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं या संगीत सब चीजें हैं, वो सब चीज इस वृक्ष से प्राप्त होती है। चौथा है ज्योति वृक्ष। मतलब इससे, इस वृक्ष से रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश वो प्रदान करता है ये वृक्ष। पांचवा वृक्ष है दीप। दीप वृक्ष दीप के समान बहुत उजाला या प्रकाश करता है। फिर छठा है चितंगा वृक्ष। चितंगा वृक्ष सुगंधित फूलों के भूषण प्राप्त होते हैं, मतलब इसमें मतलब इतने सुगंधित फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं कि अपन कभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्या पता अपन अपन भी गए हो तो। फिर सातवां है चित्तरसा वृक्ष। इससे 18 प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, मतलब इतने स्वादिष्ट। जैसे मैम ने बोला कि चोरी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो बेसिक नीड है वो तो सब यहीं पूरी हो जा रही है। मतलब इतने स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र और जितनी भी सब चीजें, सब इनको यहीं से प्राप्त, इस कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाती है। आठवां है मनोवेगा वृक्ष। मनोवेगा वृक्ष से मतलब ज्वेलरी बोलते हैं, आभूषण है वो सब चीजें, मतलब बहुत सुंदर सुंदर ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। नौवा है गिहंगारा वृक्ष। इससे जो मंजिल है वो महल बन जाते हैं, मतलब महल जैसे हो जाते हैं। जैसे कोई फ्लैट है या वो एकदम बंगलो जैसा हो जाता है। फिर लास्ट है अनियगना वृक्ष। इससे हमें उत्तम उत्तम कपड़े, वस्त्र प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के। तो ये 10 वृक्ष है जिनके कारण उन्हें जो भी अपनी इच्छाएं होती है उनको, या जो भी जरूरतें होती हैं, वो सब इस कल्प वृक्ष से वो प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरा जो अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा है वो है सुखम काल। तो इस प्रकार से प्रथम आरे की समाप्ति होने पर तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम का सुखमा नामक दूसरा आरा प्रारंभ होता है। और एक इस चीज आरे आपको में भी, बोलनी है। सॉरी मैम। और एक चीज आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी होते हैं ना जीव, वो सारे युगलिक ही हाँ होते हैं, चाहे वो पशु हो, हाँ, पक्षी हो या मानव हो, सारे युगल ही होते हैं। युगली होती है। हम्म। ओके। फिर दूसरे आर्य में पहले आर्य की अपेक्षा मतलब जैसे मैं बोली कि ये अवसर्पणी काल में धीरे धीरे हर चीज घटती जाती है, तो इसमें भी जो भी वर्ण है, रस है, गंध है, स्पर्श है, वो सब, उनकी जितनी भी उत्तमता है वो अनंत गुनी उनकी मतलब हानि हो जाती है और धीरे धीरे थोड़ा और कम होने लगता है।
जैसे क्रम से घटते घटते यहाँ 2 कोश की शरीर की अवधारणा, मतलब हाइट जो है वो 2 कोश की हो जाती है। 2 पल्योपम की इनकी आयु है। और 128 पसलियां रह जाती है, मतलब रिब्स जितनी भी इनकी रिब्स है। फिर इनको 2 दिन के अंतर में आहार की इच्छा होती है। और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ बेर, हाँ, बेर के बराबर जितना, मतलब जैसे पहले था अरहर मतलब तुअर के दाने जितना, अब यहाँ पे है कि बेर के बराबर जितना वो आहार करते हैं। बट यहाँ अब टाइम और कम हो गया है, 2 दिन के अंतराल में इनकी आहार की इच्छा होती है। जैसे फल फूल ये सभी चीज का आहार करते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी का यह जो मिट्टी का स्वाद बोलते हैं वो मिश्री से बदल कर शक्कर की तरह हो जाता है। धीरे धीरे हर चीज घट रही है, तो वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब जैसे कल्प वृक्ष अभी भी, मतलब इस आरे में भी कल्प वृक्ष सभी जरूरतें पूरी करता है लोगों की, लेकिन जितनी पहली कर पाता था, या जैसे हाइट हो गई, अवधारणा हो गई, या उनकी आयु हो गई, वो सब चीजें भी कम होने लग गई। और बाकी सब चीजें भी जो उनकी इच्छाएं हैं वो भी सब धीरे धीरे थोड़ी कम होने लग गई थी। मृत्यु के मतलब जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के 6 महीने पहले जो युगलिनी होती है, मतलब जो लड़की होती है, वो अपने पुत्र पुत्री का एक जोड़ा प्रसव करती है, मतलब डिलीवर करती है, जन्म देती है। इस सारे में उनको 64 डेज जो भी मतलब उनके पुत्र पुत्री होते हैं उनका पालन पोषण करना पड़ता है। उसके बाद वो होशियार हो जाते हैं, स्वावलंबी हो जाते हैं। वो खुद अपना मतलब सुख पूर्वक जितने भी सब चीजें फिर सुख पूर्वक भोगते हैं और विचरने लगते हैं उस प्रकार। जैसे, हाँ, अब तीसरा आरा का नाम है सुखम दुखम काल। तो दूसरा आरा समाप्त होने पर दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का तीसरा आरा जिसका नाम है सुखम दुखम, मतलब इसमें बहुत सुख होता है बट थोड़ा दुख होता है, वो तीसरा आरा प्रारंभ होता है। इस आरे में भी वही है कि वर्ण रस गंध और स्पर्श की उत्तमता धीरे धीरे और कम होने लग जाती है। पहले आरे में जितनी थी उससे थोड़ी कम दूसरे आरे में, फिर अब तीसरे आरे में और धीरे धीरे उस चीज की हानि हो जाती है। इसमें भी घटते घटते जो शरीर के देहमान है या वो 1 कोस का हो जाता है। यहाँ पे 1 पल्युपम का आयुष्य हो जाता है। और 64 पृष्ठ करंडक, मतलब जो पसलियां हैं वो 64 पृष्ठ करंडक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो आहार की इच्छा है वो 1 दिन के अंतराल में होती है। मतलब अब यहाँ बोला जाता है कि आंवले के बराबर जितना जो आहार वो मतलब वो करते हैं। जैसे दूसरे में था कि बेर के बराबर जितना, अब इनको यहाँ आंवले के बराबर जितना आहार उनको ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ पे पृथ्वी का स्वाद जैसे शक्कर था दूसरे आरे में, यहाँ पे गुड़ गुड़ के समान हो जाता है पृथ्वी का स्वाद। और मृत्यु के 6 महीने पहले युगलिनी जैसे उसमें पुत्र पुत्री को जन्म देती है, वैसे ही यहाँ पे मृत्यु के 6 महीने पहले युगलिनी एक पुत्र पुत्र और पुत्री को जोड़े से जन्म देते हैं। यहाँ पर उनका पालन पोषण, जैसे उसमें 64 था, यहाँ पे 79 दिनों तक उनको उनका पालन पोषण करना पड़ता है। तत्पश्चात वे स्वावलंबी हो जाते हैं, मतलब होशियार हो जाते हैं, ताकि वो अपना आगे का गुजारा कर सके। उसके बाद है कि तीसरे आर्य के 66 लाख करोड़ 66 लाख करोड़ 66 हजार करोड़ 66 लाख 66 हजार 6666 बीत जाने पर काल स्वभाव के प्रभाव से, मतलब अब जैसे जैसे धीरे काल चेंज हो रहा है, उसमें जो भी सब चेंजेस आ रहे हैं, उससे कल्प वृक्षों से पूरी वस्तु की प्राप्त, मतलब उनकी जो भी इच्छाएं हैं हर चीज वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसी कारण युगलिक में या जो भी वहां के लोग हैं उनमें परस्पर झगड़ा होने लग जाता है, मतलब चीजों को मतभेद हो जाते हैं अपनी सोच में या ऐसे। तो अब जैसे इस विवाद को अंत करने के लिए या इस झगड़े को मिटाने के लिए 15 कुलकर की उत्पत्ति होती है। कुलकर मतलब यह एक समाज के मर्यादा पुरुष होते हैं, या समाज के व्यवस्था, मतलब जो एकदम एक टाइप ऑफ पीपल बोल सकते हैं अपन। वो होते हैं एक मर्यादा पुरुष होते हैं, और समाज व्यवस्थापक भी होते हैं। तो और पहले आरे से लेके तीसरे आरे तक इस समय वो यह भूमि को अकर्म भूमि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कर्म मतलब धर्म ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं होते हैं, तो इसको अकर्म भूमि कहते हैं। और यहाँ मनुष्य जोड़े से ही उत्पन्न होते हैं और जोड़े से ही रहते हैं। इस कारण इन्हें युगल और युगलिक कहा जाता है।
जब तीसरा आरा समाप्त होता है तो 84 लाख पूर्व, 84 समाप्त होने के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीना, 8.5 महीना जब शेष रहते हैं, तब अयोध्या नगरी में 15वें कुलकर से लेके प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। मतलब पहले जो आदिनाथ भगवान हम बोलते हैं उनका जन्म इस आर्य के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने जब शेष रहते हैं तब उनका जन्म होता है। यहाँ पे कल्प वृक्षों की जो एक गिविंग कैपेसिटी अपन बोल सकते हैं कि जो वो हमें सब इच्छाएं प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी सब धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। अब लोगों को अपने निर्वाह, मतलब अपने एक जीवन व्यतीत करने के लिए असी मतलब शस्त्रों का आजीविका, मसी मतलब व्यापार, और कृषि मतलब खेती, ये संबंधी सब आजीविका की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सब चीजें तो वो डेली बेसिक जो ये सब कल्प वृक्ष से प्राप्त कर लेते थे। तो ये सब चीज आदिनाथ भगवान ने, मतलब जब ये धीरे धीरे काल जैसे बदलता गया, तो फिर इन्होंने आदिनाथ भगवान ने इस चीज का ये चीज बताई, असी मसी और कृषि। जैसे असी मतलब शस्त्रों का आजीविका, मसी मतलब व्यापार, और कृषि मतलब खेती। तो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उन सबको ये सब चीजों की जरूरत आगे पड़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने बताया। अब जैसे काल के प्रभाव से जब कल्प वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, तो मनुष्य, मतलब वहां के जो लोग हैं, बहुत निराश हो जाते थे, बहुत व्याकुल हो जाते थे। और उनकी यह दशा देखकर और दया भाव लाकर उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए जो भगवान मतलब तीर्थंकर ने 24 प्रकार के धान्य और मेवा वगैरह, जो भी मेवा है या धान्य है, वो सब तीर्थंकर ने खाने के लिए मतलब उन्होंने बोला कि ये सब चीजें हैं, यशा जी, आप इन सब चीजों को ग्रहण करें। यशा अब जी, जैसे उन्होंने, यहाँ से एक हाँ, मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा। हमने मीटिंग का भी 10 मिनट ही टाइम रहा है। तृप्ति अच्छा मैम को ठीक है। कुछ बातें शेयर करनी है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है बाद में वो आप कंटिन्यू कीजिएगा। जस्ट गिव ओके। सम टाइम फॉर टू तृप्ति मैम। जय प्रेजेंटेशन जिनेन्द्र कितनी देर का बच्चा है इनका? मैम, अभी नेक्स्ट क्लास में चलेगा, थोड़ा और बाकी है, ज्यादा लंबा चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर अम, लेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, आप में से कितने मेंबर्स जो हैं वो चलने के लिए तैयार हैं एग्जीबिशन में? ऐसा है, प्रोग्राम थोड़ा सा और चेंज हुआ है। हम सिर्फ मुंबई नहीं जा रहे हैं, हम पुणे भी जाएंगे। पुणे भी एग्जीबिशन है, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक ही जगह पे चलना है तो हम सिर्फ मुंबई होकर आ जाएंगे। और पुणे का जो है वो किसी भी टाइम जा सकते हैं, क्योंकि पुणे में कल इनॉग्रेशन हुआ है। जिस तरह से अक्षरधाम बना हुआ है, आप लोगों ने देखा है अक्षरधाम किसी ने? देखा है। वैसे ही जैनिज्म का पूरा एग्जीबिशन बना है पुणे में, जिसका कल इनॉग्रेशन हुआ है फिरोदिया इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो उसको भी देखने का विचार है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर एक जगह चलना है तो हम एक जगह भी चल सकते हैं, तो भागा दौड़ी नहीं होगी। तो आई थिंक सिर्फ मुंबई का ही देख लें और मुंबई से ही रिटर्न हो जाए, वहीं पे एक दो प्लेस और देख लें। आप में से कितने लोग फाइनली इंटरेस्टेड हैं चलने के लिए, क्योंकि टिकट बुक्स करनी है? मैम आई एम इन मैम। मैंने आपको मैसेज किया था। हम्म। नहीं, मैं आप टिकट बुक कर ली आपने? नहीं मैम, मैं फ्लाइट में ही करूंगी। तो हमारी बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो, कि हाँ आपके हाँ। जब करेंगे तो साथ में कर देंगे करके। और आपने मुझे नहीं, बोला था कि आप कोऑर्डिनेट बाद में करोगे 23rd के बाद कुछ। अच्छा। तो एक काम करिए, मैं आपको आज ही आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, या मैं ग्रुप पे अपना टिकट बनाकर डाल देती हूँ। उस हिसाब से फिर आप अपना, क्योंकि जिन जिन का टिकट बन के आ जाएगा आज और कल की डेट में, हम उनको ही फाइनल मानेंगे। बाकी उसके बाद का फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे वहां पर बुकिंग करनी है। ओके मैम। तो बुकिंग करने के लिए मुझे फिर उसके बाद कितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से, या तो हम कैब बुक करें या फिर छोटा ट्रेवल्स बुक करें, हम क्या करें वो सारा मैनेजमेंट करना है, और डे बहुत कम रह गए हैं। तो मुझे आज और लास्ट कल डे है, जिनका भी टिकट बुक हो जाता है या जो ट्रेन से आ रहे हैं, वो अपना टिकट बुक करके और टिकट सेंड कर दे, मैं उन्हीं का ही कंफर्मेशन मानूंगी, अदरवाइज किसी का नहीं। लेकिन बुक करने से पहले भी कम से कम हमें ये तो पता चले ना कि मेंबर कितने हो रहे हैं।
तो आप जो 11 मेंबर्स हैं उनमें से और कोई हैं जो चलना चाह रहे हैं? गीता जी, आप और आपके साथ में आपके हस्बैंड चलना चाह रहे हैं ना? नहीं 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 मैम, मैं अकेली हूँ मैम। आप ही हैं? ओके, हाँ मैं गीता जी एक हैं। यशा जी? नहीं मैम, मेरा पॉसिबल नहीं है उस टाइम। ओके, सुमन जी? नहीं मैम, बच्ची छोटी है, 1 साल की है, इसलिए नहीं पॉसिबल। ओके, सिमर जी? राजश्री जी? नो मैम, नॉट पॉसिबल, बच्चा छोटा है, 1 साल का है। ओके। ओके, यानी सिर्फ एक गीता जी हैं जो चल रहे हैं, बाकी और आप में से कोई भी नहीं चल रहा है? इंदिरा जी है ना? आप। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो। कोई बात नहीं, सिर्फ एक गीता जी हैं अभी। गीता जी, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ एक बार। मेरा तो है ही, जाना ही है मुझे तो। आपका चलने का कैसा बैठता है, मैं एक बार आपको कॉल करके फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? डन डन। सेकंड ये कि आप लोगों के प्राकृत का जो है वो समनी संगीत प्रज्ञा जी हैं, जो प्राकृत की बहुत अच्छी विद्वान हैं। वो प्राकृत आपको पढ़ाना शुरू करेंगी। 1 वीक के बाद में प्राकृत की क्लास आप लोगों की फिर से शुरू होगी। मे भी पॉसिबल शायद 1 वीक भी ना लगे, उसके भी पहले स्टार्ट हो जाए। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनसे मैं लाडनू गई थी तो बात करके आई हूँ और उन्होंने हाँ किया था क्लास लेने का। तो वो प्राकृत की आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है प्राकृत का छोड़कर, प्राकृत की आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। एक मैथमेटिक्स का, आई नो अभी तक आप लोगों की क्लास नहीं हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अनुपम जैन से टाइम लेने की। अभी तक वो फॉरेन भी गए हुए थे तो उनका टाइम नहीं मिल पाया, अब वो इंडिया में ही है। तो उनसे हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आज जैनिज्म में मैथमेटिक्स के सबसे बड़े विद्वान हैं। मैं अगर किसी और को पढ़ के पढ़ा दे आपको कोई, तो वो चीजें पता नहीं चलेगी मैथमेटिक्स की जैनिज्म में। इसलिए डायरेक्ट उस व्यक्ति को लाना चाह रही हूँ जो आपको जैन मैथमेटिक्स को लेकर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके कि आखिर उसमें है क्या। ठीक है? तो वो भी मे बी पॉसिबल इस नवंबर मंथ में वो भी क्लास आपकी हो जाएगी। मैम अगर वो क्लास हमारी नवंबर में हो जाती है, बट हमारा ऑप्शनल एक ही था और हमने प्राकृत कर लिया ऑलरेडी, तो अगर हमको अब हम्म। जैन मैथमेटिक्स भी करना है तो कर पाएंगे क्या? एक्चुअली जैन मैथमेटिक्स पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और समझने वाला नहीं, याद करने वाला है। याद करने वाला इन द सेंस कि उसमें समझाने वाली चीज नहीं आ रही है कि इसमें प्रैक्टिकल क्या है, कैसा क्या है। उसमें सिर्फ यही है कि कौन कौन से टेक्स्ट मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे साइकोलॉ सॉरी कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने जेनिज्म पर काम किया है, उनकी लाइफ स्केच है। तो यही चीज है, तो वहां पे वो समझने वाला पोर्शन नहीं है अभी जो सिलेबस है, उसमें याद करने वाला पोर्शन है। नहीं अगर, तो बट अगर वो करना है तो ऑप्शन मिलेगा क्या करने के लिए? मैं आपको चेक करके बताऊंगी। हम कोशिश करते हैं कि और जल्द से जल्द आप लोगों की वो 1 डे की क्लास हम ले सकें, है ना? डन। ओके, थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैम, हाँ, एक डाउट था, जैसे प्राकृत का आप बोले, तो प्राकृत मतलब जो भी हम लोग को पढ़ाएंगे तो वो अब आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे ना, पहले का कुछ बताएंगे कि नहीं? डाउट था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो पहले वाला भी क्लियर कर देंगे। आप ओके लोगों को ओके। पहले से पढ़ना है फिर से क्या, रिवाइज के रूप में? आपकी आई थिंक 2 यूनिट्स हो गई है ना प्राकृत की? हाँ मैम, अगर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी उनको नहीं उनको ये पता। कह देंगे कि आप स्टार्टिंग से ही ले लीजिए। हाँ फर्स्ट और सेकेंड यूनिट शॉर्ट में ले लेंगे, देन उसके हाँ बाद में डीप में ले लेंगे। हाँ मैम, हम यस। लोग ओके। का रिवाइज भी हो जाएगा उस बहाने, क्योंकि नियम वगैरह प्राकृत कैसे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। अगर और वो मैम हो जाए अगर तो हमारे बेटर है हम प्राक लोग के लिए। सॉरी, ओके मैम, अगर हमारा प्रेजेंटेशन प्राकृत में होगा तो वो उसके मार्क्स काउंट होंगे या वो रीडू होगा, कैसे होगा वो? मैम वो स्टक कंटिन्यू हो होगा, गई। वो उसके मार्क्स काउंट हो जाएंगे, आपको वो रीडू नहीं करना पड़ेगा। ओके। ओके मैम।
कितने का हो गया वो पूरा लिस्ट, वो सभी हमको भेज देना, वो डिटेल सारी हमको दे देना। ओके मैम। ओके। ओके मैम। आप लोग असाइनमेंट लिखिए ना सभी। ठीक है। क्या मैम? सॉरी मैम। असाइनमेंट लिखिए। यस मैम, हाँ, असाइनमेंट्स। आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं आ रही है मेरी आवाज? नहीं, अभी आई मैम। अटक रही थी तब अब आई। हाँ, आप लोग ने पहले प्रेजेंटेशन की है कि असाइनमेंट की है? प्रेजेंटेशन हुआ है मैम प्राकृत का, और एक एक पेपर भी हुआ है, टेस्ट पेपर भी हुआ है मैम। मैम प्रेजेंटेशन सबका नहीं हुआ है, लेकिन प्राकृत का कुछ ही कुछ लोगों का हुआ हाँ। है। टेस्ट पेपर तो हो गए। हुआ है, सबका नहीं नहीं, हुआ है। प्रेजेंटेशन सबका नहीं हुआ है। ना नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन अच्छा। सबका नहीं हुआ है मैम, ओनली फ्यू पीपल, एंड हाँ, टेस्ट सबका हुआ टेस्ट है। पेपर सबका हुआ है। दोनों सब्जेक्ट का, कैनोनिकल का भी हुआ है और प्राकृत का भी हुआ ठीक है, देखते हैं है। यस। ओके मैम। प्रेजेंटेशन किस किस का हुआ है और किस किस का बाकी है, वो पूरा आप लिस्ट बना देना। उसके हिसाब से जिसका नहीं हुआ उसका करेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन आई गीता थिंक जी को आइडिया है। प्रेजेंटेशन सिर्फ मेरा हुआ था और सिमर का हुआ था जहां तक याद है। तो बस दो ही लोगों का हुआ है। दो का हुआ है। बाकी अलका किसी का का भी नहीं। कैनोनिकल में हुआ था अलका क्या? अलका का भी हो गया। अलका का भी हुआ ना। का नहीं अलका हुआ, का भी हुआ। सिमर अभी हम देखते का हैं। नहीं। क्या? ठीक है, क्या? आप लोग लिस्ट बना दीजिए, फिर फॉरवर्ड कर दीजिए, बाद में हम देखते हैं। ठीक है मैम। मैम ये मतलब आपके सब्जेक्ट का जिनका भी प्रेजेंटेशन टॉपिक नहीं लिया है उनका लिस्ट भेजना है ना आपको? हाँ। ठीक है ना मैम, वो बना के मैं मैम भेज अभी दूँ। यशा के बाद मेरा है मैम, मेरा खुलकर है टॉपिक। तो यशा का आई थिंक इट विल कंटिन्यू ऑन मंडे ऑल्सो यशा। हाँ, मेरा बच्चा है अभी टॉपिक। प्रेशर का मन नहीं होगा, उसके बाद हम ओके। लोग आगे का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, बाकी जो है वो बाद में रखते हैं। तो आप मेरा लोग रेडी खुलकर अभी रहिए। करूँ मैम? हाँ, खुलकर करके रेडी रखिए। 2 दिन हम लोग क्लास लेंगे, एक दिन प्रेजेंटेशन, 2 दिन क्लास एक दिन प्रेजेंटेशन, तो दोनों साथ में चलता रहेगा। ओके। ओके। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी ठीक है तैयारी मैम। कर लीजिए। जैसे ही तैयारी होती है आप मुझे बोल दीजिए, तो मैं एक एक का रख लूंगी। ओके। डन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। बस अभी थोड़ी हाँ मैम। मिनट मैम से ये जो मतलब थोड़ी सुधर्मा सेकंड सी स्वामी बात। वगैरह, ये जो सुधर्मा स्वामी वगैरह, इनका तो पास्ट बर्थ भी पूर्व जन्म भी बताए, तो वो सब भी एग्जाम में लिखना होगा मैम? नहीं ना? एग्जाम 5 मार्क के लिए है, तो आपको लिखना है तो हाँ। शॉर्ट में लिख के भी आप, आपको एक 1.5 पेज के अंदर पूरी का बात कंप्लीट करनी है। आपको मार्क्स के हिसाब से भी आपको करना है, तो हाउ स्मार्टली यू राइट, दैट इज ऑन यू। नहीं, कि पर आपको प्रेजेंट खाली वाला ज्यादा लिखना होगा ना? क्या? प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो है वो वाला ज्यादा लिखना होगा कि पूर्व जन्म मिला के थोड़ा थोड़ा दोनों करें? हाँ, वो आप खाली पॉइंट के हिसाब से थोड़ी डिटेलिंग आपको देनी है, कहीं कहीं पे तो दे सकते हैं। और गौतम स्वामी ओके। के उसमें तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उसका संबंध महावीर स्वामी भगवान के साथ था पूर्व हाँ। में। तो आपको स्मार्टली आंसर ऐसे लिखना है कि आप वहां आपकी अपनी बातें भी रख सके, और इतना खींचे नहीं कि आपका टाइम यूज हो जाए। मैडम समझ में एक आया? क्वेश्चन था, ये जो 5 के लिए ना, उसमें अराउंड कितना लिखना है पेजेस? किसमें? 9 मार्क्स, 5 मार्क्स और 9 मार्क्स और 12 मार्क्स के लिए कितना लिखना पांच रहेगा मार्क्स के लिए पेजेस? 1.5 पेज, 9 मार्क्स के लिए 2.5 पेज, 12 मार्क के लिए 4 पेज, ओके। A4 साइज के फुल स्क्रिप्ट। इसीलिए मैं एक पेज